हाँ जी, तो हम लास्ट क्लास में डिस्कशन स्टार्ट कर चुके थे अबाउट दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और मैं इसके बारे में जब डिस्कशन कर रहा था तो हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट किया था हमने बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। और बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर के क्यों किया जाना चाहिए ये डिस्कस किया था। एज वेल एज बीटी कॉटन वाला एग्जाम्पल मैंने डिस्कस कर लिया था, है ना, कि बीटी कॉटन कैसे बनाया गया होगा। आज हम जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज पेस्ट रेजिस्टेंस इन द प्लांट। पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे डेवलप की जाती है इन प्लांट्स, ठीक है, उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन कर रहा हूँ। देखो, कुछ प्लांट्स के बारे में मैं अगर यहाँ पर बात करूं, जैसे टोमेटो है, ब्रिंजल है, टोबैको है, ठीक है, इन प्लांट्स को एक निमेटोड जो है इन्फेक्ट करता है फ्रॉम द सॉइल। एक निमेटोड है, उस निमेटोड का नाम है मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया। मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया ये एक निमेटोडा है। निमेटोडा फाइलम से, या निमेटोडा को अगर ध्यान हो तो हम क्या भी कहते थे, एस्केलमंथीस, है ना। तो एस्केलमंथीस से बिलोंग करता है, यूं बोल लूं मैं, या निमेटोडा फाइलम से बोल लूं, वहां से बिलोंग करने वाला ये एक पैरासाइट है जिसका नाम है मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया, जिसको बहुत कॉमनली ईल वॉर्म बोला जाता है, ईल वॉर्म्स भी कहा जाता है इनको। तो ये मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया जो है, ये टोमेटोज में, ब्रिंजल्स में या टोबैको प्लांट्स में इनको इन्फेक्ट करके और इनमें एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है रूट नॉट डिजीज। इस रूट नॉट डिजीज के कारण क्या होता है, इस रूट नॉट डिजीज के कारण इन प्लांट्स के अंदर, यानी टोमेटो, ब्रिंजल जैसे इन प्लांट्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स को ये मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया जैसे वर्म्स जो है ये उसको एब्जॉर्ब करते हैं, खुद के लिए काम में लेते हैं। तो द न्यूट्रिएंट्स आर रॉब्ड, एज वेल एज इसके इन्फेक्शन के कारण, रूट नोड डिजीज के होने के कारण उनकी रूट्स में क्रैक्स हो जाते हैं वहां पर, और उन क्रैक्स के होने के कारण वहां से और दूसरे सेकेंडरी इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया के कारण हो सकते हैं, है ना, या और किसी माइक्रोब्स के कारण हो सकते हैं, वो भी, उनके भी चांसेस वहां पर बढ़ जाते हैं क्योंकि रूट्स में अंदर क्रैक्स हो जाते हैं। तो पेनिट्रेशन जो है, इन्फेक्शन जो है माइक्रोब्स का, वो आसान हो जाता है। तो सेकेंडरी प्रॉब्लम ये और होना शुरू होती है। एज वेल एज जब रूट क्रैक हो रही हैं, है ना, तो इसका मतलब है कि वाटर या मिनरल जो सॉइल में से रूट्स आसानी से एब्जॉर्ब कर सकती थी, वो प्रोसेस भी क्या होगा, दैट प्रोसेस विल आल्सो इम्पेयर्ड। एंड ओवरऑल अगर इसका असर मिल पड़ेगा तो वो क्या पड़ेगा कि जो यील्ड है, वो यील्ड प्रोडक्शन जो है, दैट विल बी अफेक्टेड, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं होगा। ये प्रॉब्लम होती है मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया या ईलवॉर्म के इन्फेक्शन के कारण, जो कि एक निमेटोड है ना। अब इसका सॉल्यूशन क्या ढूंढा, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने इसका सॉल्यूशन ये ढूंढा कि हम अगर इसमें आरएनए इंटरफेरेंस प्रोड्यूस कर दें इन प्लांट्स में, तो आरएनए इंटरफेरेंस के कारण जो है इन मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया का जो चांस है इन्फेक्ट करने का, वो कम हो जाएगा। अगर इन्फेक्ट कर भी दें तो वो इसको अफेक्ट नहीं करेंगे, इस प्लांट्स को अफेक्ट नहीं कर पाएंगे, रूट नॉट डिजीज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, कैसे नहीं होगा, उसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, उससे पहले एक कॉन्सेप्ट जो अपन ने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो, तो हमने कहा था कि जब भी डीएनए, अगर आपको याद आ रहा हो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जब मैंने कहा था कि ये 2 डीएनए स्ट्रैंड है, उन 2 डीएनए स्ट्रैंड में से सिर्फ एक डीएनए स्ट्रैंड जो है 5'3 वाला, ये वाला, है ना, ये एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड काम करता है ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। अगर याद आ रहा हो, ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन सिर्फ एक ही डीएनए स्ट्रैंड जो है टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड की जैसे काम करता है, ये वाला 3'5 वाला, सॉरी, ये 3'5 वाला, ये टेम्पलेट डीएनए के स्ट्रैंड की जैसे। और इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता है, ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो आरएनए बनता था, मैंने उसके लिए कहा था कि ये एग्जैक्टली जो है 5'3 के जैसा होता था। सिर्फ जहां जहां इस वाले 5'3 में जहां जहां थायामीन था, उसकी जगह यहाँ क्या हो जाता था, यूरासिल हो जाता, बाकी यही। तो हमेशा ये एक डीएनए ही जो है, ये एक डीएनए
3'5 वाला, यही टेम्पलेट की जैसे काम करता है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान। रेप्लिकेशन में दोनों काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन में एक ही डीएनए जो स्ट्रैंड है 3'5 वाला वो ट्रांसक्रिप्शन की जैसे काम करता है, और इसलिए एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का ही फॉर्मेशन होता है वहां पर। क्वेश्चन आया दिमाग में, वहां पर हमने डिस्कस भी किया था, और मैंने कहा भी था कि आपसे मैं आगे फिर डिस्कस करूंगा चैप्टर नंबर 12 के अंदर। आगे देखो यार, अगर क्वेश्चन आता है कि मान लो अगर ये वाला डीएनए 5'3 वाला जो डीएनए ये भी अगर टेम्पलेट डीएनए के जैसे काम करता तो क्या होता। तो उस केस में अगर ये भी 5'3 वाला डीएनए भी टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड की जैसे काम करता है ना, तो उस केस में हमारे को आरएनए के दो स्ट्रैंड मिलते, एक 3'5 वाला और एक 5'3 वाला, दो आरएनए के डीएनए स्ट्रैंड मिलते, और ये दोनों के दोनों आरएनए स्ट्रैंड जो है ये दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ जुड़कर क्या कर लेते, एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेते। और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दिस नॉट एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये प्रॉब्लम हो जाती है ना। और इसलिए हमारे अंदर क्या क्या है, हमारे अंदर जो है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान एक ही जो है आरएनए, एक ही जो डीएनए है वो एज ए टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड काम करता है। बस इसी वाली नॉलेज को, यही जो नॉलेज है इसी को हमने आरएनए इंटरफेरेंस के दौरान जो है काम में लिया। मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस, इस पेस्ट के लिए, ये एक पेस्ट है मेलोआइडोगाइना इनकॉग्निशा जो है, दिस इज अ पेस्ट जो टोबैको प्लांट को या ब्रिंजल प्लांट को या टोमेटो प्लांट को इंटरफियर, उनको इन्फेक्ट कर रहा है। तो हम इसके इफेक्ट को रोकना चाह रहे हैं, तो हम, हमारे पास उसके लिए सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास उसका सॉल्यूशन है कि हम इन प्लांट्स में क्या इंड्यूस करें, हम इन प्लांट्स में RNAi इंड्यूस करें। RNAi मतलब RNA इंटरफेरेंस, आई स्टैंड हियर फॉर इंटरफेरेंस, तो RNAi बोल दूं या RNA इंटरफेरेंस बोल दूं एक ही बात है। हम अगर ये RNA इंटरफेरेंस इंड्यूस करें इन प्लांट्स में, तब ही यहां पर इस मेलोआइडोगाइना इनकॉग्निशा से हम इन प्लांट्स को बचा सकते हैं बाई RDNA टेक्नोलॉजी। अब देखो, आपसे पूछे कि सर व्हाट डू यू मीन बाय द RNAi, आरएनए इंटरफेरेंस से मतलब क्या है, सिंपल सी लैंग्वेज में आप हमको मतलब समझाओ। तो हम कहते हैं भाई RNAi से मतलब है किसी जीन को, किसी भी जीन को क्या करना, उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देना, उसकी एक्टिविटी को रोक देना। इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ अ जीन कैसे, बाय प्रोड्यूसिंग सेंस एंड एंटीसेंस RNA। समझना, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है 5'3, और यही सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए 5'3 जो होता है ये एबल होता है कि इसके साथ राइबोसोम जुड़ता है, और राइबोसोम जुड़ के इससे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है जो काम आती है। यानी प्रोटीन तभी बन पाती है जब इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए से सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए 5'3 बन पाता है, तब वो हो रहा है। लेकिन अगर हम इस जीन को क्या कर दें, इस जीन को इनएक्टिव कर दें, कैसे, इस आरएनए के जो 5'3 वाला जो आरएनए बना, इस 5'3 वाले आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री एक और आरएनए हम समहाउ बना दें अगर यहाँ, तो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना, ये कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए इसके साथ जुड़ जाएगा, इस आरएनए के साथ, है ना। तो जैसे ही वो जुड़ गया तो यह आरएनए अब राइबोसोम के साथ बाइंड करके क्या नहीं कर पाएगा, प्रोटीन्स नहीं बना पाएगा। तो बस इनएक्टिव हो गया कि नहीं हो गया, ये जीन इनएक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो व्हाट इज RNAi, RNAi का मतलब है इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ अ जीन। कैसे इनहिबिट करना भाई, इनहिबिटिंग कि इससे आरएनए तो बनने दो, लेकिन उस आरएनए के लिए हम क्या कर दें, वी प्रोड्यूस द एंटीसेंस आरएनए। डीएनए से क्या प्रोड्यूस हुआ, इस वाले डीएनए से क्या प्रोड्यूस हुआ, सेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए, है ना। हमने उसके लिए क्या और बना दिया, एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए। और जब ये एंटीसेंस स्ट्रैंड ऑफ आरएनए बना तो ये दोनों के दोनों आपस में जुड़े और क्या बनाया, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, तो होता क्या है एक्चुअली, तो होता ये है कि भाई ये दोनों के दोनों डीएनए स्ट्रैंड है। अगर आपको ध्यान हो तो आपको जो कॉन्सेप्ट याद आ रहा हो चैप्टर नंबर 5 का, ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये भी टेम्पलेट डीएनए, ये भी टेम्पलेट डीएनए, तो इससे भी आरएनए बना, इससे भी आरएनए बना, ठीक है। इससे 5'3 वाला बना, इससे 3'5 वाला बना, डबल दो आरएनए बने, एक सेंस, ये वाला सेंस, ये एंटी सेंस।
दोनों जुड़ गए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। व्हाट इज इट? 5 प्राइम 3 एंड 3 प्राइम 5, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन गया। अब ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, इन दिस वे, स्मॉल फ्रैगमेंट्स, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स में टूट गया, अंडरगो द फ्रैगमेंटेशन। और इन छोटे छोटे आरएनए के स्ट्रैंड्स को, इन छोटे छोटे आरएनए के स्ट्रैंड्स को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए या siRNAs कहते हैं। दीज आर siRNAs। ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट के छोटे छोटे आरएनए बनाना, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड siRNA, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए। ठीक है सर। तो मैं यहां पर जो समझाना चाह रहा हूं वो यही है कि आरएनए इंटरफेरेंस जो है वो सिंपल सी डेफिनेशन अगर हम इसकी कहें तो आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब है कि किसी जीन को एक्सप्रेस करने से रोकना, इनहिबिटिंग एक्टिविटी ऑफ द जीन। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए। सेंस और एंटीसेंस आरएनए बना के, जब सेंस और एंटीसेंस आरएनए दोनों बन जाएंगे तो दोनों बाइंड हो जाएंगे, और बाइंड हो जाएंगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएंगे, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए फिर जो है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए अंडरगो द फ्रैगमेंटेशन, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंटेशन में उसका फ्रैगमेंटेशन करते हैं हम, और उनके फ्रैगमेंटेशन से ये जो छोटे छोटे टुकड़े जो बनते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए के, इन छोटे छोटे टुकड़ों को हम बोलते हैं शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनएस, siRNAs बोलते हैं। और ये siRNAs जो डेवलप हुए है ना, ये siRNAs जो बने, ये साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, दे आर एक्टिंग लाइक अ साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। और उन साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्सेस को हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड एज रिस्क, RISC। रिस्क की स्पेलिंग RISK नहीं है यहाँ पर जो मैं बोल रहा हूं, RISC, रिस्क, which stands RNA induced silencing complex, RNA induced silencing complex। और ये RNA induced silencing complex क्या करता है? ये किसी भी RNA को क्या कर सकता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकता है। अब समझना, अब समझना इस चीज को। मेरे को इस प्लांट को बचाना है, ये कोई एक टोबैको प्लांट है, मेरे को इसको प्लांट को बचाना है किससे? मेलोआइडोगाइना इनकॉग्निशिया से, कि इसमें अंदर अगर आ भी जाए तो वो इन्फेक्ट नहीं करे। तो मेरे को इस प्लांट के अंदर ऑलरेडी पहले से प्री फॉर्म्ड क्या रखने पड़ेंगे यहाँ पर, या इसके अंदर क्या होने चाहिए? ऑलरेडी बने हुए RISC होने चाहिए, रिस्क होने चाहिए, है ना। अगर ये होंगे तो ये मेलोआइडोगाइना इनकॉग्निशिया अंदर गया और इसने अपने अपने आरएनए बनाया, अपना आरएनए बनाया, ठीक है, इस सेल के अंदर आया मान लो और यहाँ आरएनए बनाया। तो जैसे ये इसका आरएनए बना, उस आरएनए को ये रिस्क क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया तो ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, और जब अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो उनसे जो प्रोटीन्स बनती थी, जो यील्ड को कम करती थी, जो टॉक्सिक प्रोटीन्स बनती थी, जो यील्ड को कम करती थी, वो नहीं बन पाई, डिजीज नहीं होगी, नो रूट नोड डिजीज नहीं होगी, अपना आप ट्रीटमेंट हो गया। लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम क्या है कि इस सेंस और एंटी सेंस स्टैंड वाले जीन को इस प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, मेरे को इस प्लांट के अंदर डालना है। तो इस प्लांट के अंदर मैं इस मेरे डिजायरेबल जीन को, जिससे कि ये रिस्क बन पाए, वो कैसे करूं? वही जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था। क्या? मेरे को पहली चीज तो उस डीएनए या उस जीन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो इस रिस्क को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। ये लिया, ठीक है साहब, ये जीन ले लिया मैंने, आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। वही इस जीन को मैंने किसमें, मैंने इस जीन को आरडीएनए बनाने के लिए काम में ले लिया। ये लो साहब, ये आरडीएनए के लिए, तो इसके साथ ये लिया, ये आरडीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। कौन सा प्लाज्मिड है ये? प्लांट्स में कर रहा हूं मैं, देखो ये प्लांट में, तो प्लांट में ले रहा हूं तो कौन सा प्लाज्मिड होगा? ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का प्लाज्मिड होगा, ध्यान रखना, पढ़ चुके हैं अपन पहले, है ना। तो ये आरडीएनए बनाया मैंने, है ना। और इस आरडीएनए में मैंने क्या करा था? इसका ट्यूमर कॉज करने की प्रॉपर्टी तो अभी भी रखी थी, लेकिन विरुलेंसी वाली जीन हटा दिया था, याद हो तो।
अब इसको क्या करा, किसी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में डाला, उसको कॉम्पिटेंट होस्ट बनाया ये एग्रोबैक्टीरियम, और इस एग्रोबैक्टीरियम को हमने इसके अंदर डाला, प्लांट को अलाउ किया। प्लांट के अंदर इस एग्रोबैक्टीरियम ने क्या करा, इस प्लांट के अंदर इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस ने क्या करा, वो जीन इंट्रोड्यूस करा, जो जीन क्या करेगा, डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाएगा। डबल स्टैंडर्ड आरएनए से क्या बने, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बने, जिनको siRNA बोला। ये siRNA क्या बनाएंगे, ये रिस्क बनाएंगे, और ये रिस्क नाउ वेटिंग कि अगर ये मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया आया यहाँ अंदर, तो इसके आरएनए को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के खत्म कर देंगे, इसको एक्सप्रेस नहीं करने देंगे। ये लो, ये आरएनए आई हो गई। अब अगर ये मेलोआइडोगाइने इनकॉग्निशिया इसको प्लांट को इन्फेक्ट भी करता है, इवन उसके बावजूद भी वो उसमें डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, उसके आरएनए को हमने साइलेंस कर दिया यहां पर इस तरह से। व्हाट इज इट, दिस इज कॉल्ड RNAi साइलेंसिंग। तो हम यहां पर एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड ले सकते हैं, और एग्रोबैक्टीरियम का प्लाज्मिड नहीं ले तो हम यहां पर एक और चीज भी ले सकते हैं, और वो है ट्रांसपोजोन्स। ठीक है, या एग्रोबैक्टीरियम भी ना ले तो क्या हो सर, है ना, सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड RNA कैन बी इन्फेक्शन ऑफ द राइबोवायरस और RNA। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, ध्यान देना, ये आप इसमें इस एग्रोबैक्टीरियम को इन्फेक्ट करने के लिए तो इसमें डाला, लेकिन इस एग्रोबैक्टीरियम में ये जीन लाए कहां से, तो एक तो हम तरीका ये काम में ले सकते थे इस तरह से, और ऐसा ना करें तो हम क्या कर ले, कोई वायरस काम में ले ले। याद है ना, अपन ने कहा था बैक्टीरिया के अंदर हम अपना डिजायरेबल जीन कैसे डाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द बैक्टीरियोफेज वायरसेस। तो ये देखो, बैक्टीरियोफेज वायरसेस हमने ले लिया, राइबो वायरस ले लिया कोई, है ना, उससे कर सकते हैं, या ट्रांसपोजोन जीन से कर सकते हैं। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, ट्रांसपोजिशन, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है वर्ड ट्रांसपोजोन, है ना। सोचो, अगर कोई एक ये डीएनए की सीक्वेंस है बेटा, और इसमें इस डीएनए के सीक्वेंस में कोई खास जीन है, ये खास जीन है जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर सकता है। जैसे अभी यहां है इस एक्स पोजीशन पे, लेकिन ये जीन शिफ्ट होके कहीं वाई पोजीशन पे भी आ सकता है, यहां शिफ्ट हो सकता है। तो व्हाट इज इट, ऐसे जीन को हम कहेंगे जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन जीन। जंपिंग जीन, ये जंप कर रहा है भैया, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन जीन्स। तो हम इन जंपिंग जीन्स या ट्रांसपोजोन जीन को काम में ले सकते हैं इसके लिए, या हम राइबोवायरसेस को काम में लेते हैं, और उसमें हम सोर्स ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए उसमें डाल के उसको रेप्लिकेट कराते हैं, फिर उसको हम किसमें, यहाँ पर TI प्लाज्मिड की हेल्प से एग्रोबैक्टीरियम में डालते हैं, और फिर वो नेचुरल तरीके से प्लांट के अंदर है और वहां वो अपना इफेक्ट शो कर रहा है, जो मैंने यहाँ पर इस तरह से आपको ये दिखाया डायग्राम में। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर प्रोसेस वो का वही है जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे, सेम उसी तरीके से जो चीज पिछले चैप्टर में अपन ने डिस्कस किया था। ऐसे करके यहां पर हम क्या करते हैं, RNAi इंड्यूस करते हैं इन द प्लांट्स। बेसिकली इसका मोटिव जो है, उसका मोटिव यही है कि वो निमेटोड जो है, वो निमेटोड वहां पर क्या नहीं कर पाए, सरवाइव नहीं कर पाए। क्यों, क्योंकि जब उसके आरएनए नहीं बन रहे, तो उसके आरएनए नहीं बन रहे तो उसका प्रोटीन नहीं बन रहा है, जब उसके प्रोटीन नहीं बन रहे तो वो उस प्लांट में से क्या नहीं कर पाएगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं ले पाएगा, और जब न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाएगा तो वो सरवाइव नहीं करेगा, तो फर्दर इन्फेक्शन भी नहीं कर पाएगा। ये लो, बच गया। सिमिलरली जैसे हीरोडिन वाला, पिछले चैप्टर में मैं ये एग्जांपल दे चुका हूं, आपको याद हो तो, राई वाला मैंने कहा था रेप सीड में, है ना, तो रेप सीड के अंदर हमने हीरोडिन का जीन, इसी तरह से हीरोडिन का जीन डाल के अब हम रेप सीड या राई जिसको आप कहते हो हिंदी में, है ना, उस राई से हम उसके सीड्स के अंदर ये एक एंटीकोगुलेंट प्रोड्यूस करवा रहे हैं हम उस प्लांट से, नेचुरल तरीके से, यहाँ पर RDNA टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसको हम बाद में उन सीड में से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, प्योरीफाइड कर लेते हैं, एंड देन वी यूज इट फॉर द मेडिकल पर्पस। तो ये यहां पर प्लांट्स
या एग्रीकल्चर में हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का यूज है, या आपका जो टॉपिक था यहाँ पर ये हुआ हमारा कि एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर क्या है, बायोटेक्नोलॉजी का है क्या, तो बिल्कुल है। ये देखो इतने सारे बेनिफिट्स हमने, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करें तो इतने सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, जिसका एक एग्जांपल मैंने बीटी कॉटन दिया आपको, और एक एग्जांपल यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस जीन वाला दिया ये, ठीक है ना। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट कम्स ओवर देयर बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन्स में क्या फायदा है इसका। देखो बेटा, बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन्स के बारे में अगर मैं यहां पर कहूं तो एक बात समझना, इस चैप्टर के बिगिनिंग में मैंने कह दिया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टूल है जो हमारे हाथ लगा, जिससे हम नई और सेफ, न्यूअर एंड सेफर ड्रग्स बना पा रहे हैं। आप सोचो, अगर ये बायोटेक्नोलॉजी से जैसा कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में नहीं होता तो हम कोविड की जो वैक्सीन वगैरह बना रहे हैं वो बनना इतना आसान नहीं होता, रिकॉम्बिनेंट ड्रग्स जो है बनाना इतना आसान नहीं होता। इसका फायदा क्या है, तो हम कहते हैं भाई ये जो इस तरह की बायोटेक्नोलॉजिकली हम जो ड्रग्स बनाते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये की है कि ये इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस नहीं शो करती हैं, यानी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन शो नहीं होती, उनमें बहुत कम चांसेस होते हैं, और उसमें एक्सेप्शन के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं। क्या वास्तव में हमने अभी तक ऐसी कोई ड्रग्स इस तरह से बनाई है? तो हमने कहा भाई पूरे वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो करीबन 30 रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक ड्रग्स हैं जो बनाई जा चुकी हैं, जिनमें से 12 जो है इंडिया में मार्केट हो रही हैं। और उसमें एक एग्जांपल जो आपके यहाँ दे रखा है जिसको मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल, एंड दैट इज इंसुलिन, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, जिसको हम ह्यूमुलिन कहते हैं, ह्यूमुलिन। और इसके बारे में एक खास बात जो है, ये सबसे पहला कोई प्रोडक्ट था जो कि जेनेटिकली बनाया गया था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाया गया सबसे पहला मटेरियल यही था, ह्यूमुलिन। 1992 करीबन वहां पर जो है ह्यूमुलिन हमने आर्टिफिशियली जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना लिया था सबसे पहली बार। क्यों बनाया, इंसुलिन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? तो हमको सबको पता है इंसुलिन एक जो है हाई, ये वो हार्मोन होता है, प्रोटीन हार्मोन, जो कि हमारे ग्लूकोज के लेवल को कम करता है ब्लड में, ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करता है। हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर था, याद हो तो, हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर ग्लूकोज के लेवल को ब्लड में कम करता था। कैसे? ये सेल्स की परमिएबिलिटी बढ़ाता था फॉर द ग्लूकोज, और इस तरीके से क्या होता है, ग्लूकोज यहां से सेल्स में जब यूटिलाइज होता है तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होता है, हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर था ये। इस तरह से हमारी बॉडी में ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन के बैलेंस को बनाए रखने में हेल्प करता था। और ऐसे इंसान जिनमें इंसुलिन नेचुरल तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है, उनको एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम अपन को सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच की कमी से होती है, डायबिटीज मेलाइटस इंसुलिन की कमी से होती है। और ऐसे में उनके यूरिन में शुगर निकलना शुरू हो जाता है, यूरिन पास में शुगर पास आउट होना शुरू हो जाता है। तो क्या चाहिए था, इंसुलिन देना पड़ता है बाहर से। और इंसुलिन पहले 90s से पहले तक, अगर मैं कहूँ 1992 में जब पहली बार बना, उससे पहले तक अगर हम इंसुलिन कहाँ से लेते थे तो यू विल सरप्राइज टू नो कि इंसुलिन जो लिया जाता था वो लिया जाता था बुचर हाउसेस से, स्लॉटर हाउसेस से। जो भी स्लॉटर हाउसेस होते थे जहां गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कैमल जिनको भी मारा तो उनके पैनक्रियास को वहां से इकट्ठा किया जाता था, और फिर उनके पैनक्रियास को क्रश करके उसमें से इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था, प्योरीफाइड किया जाता था, एंड देन इट वाज मार्केटेड। लेकिन डेफिनेटली क्योंकि ये इंसुलिन किसी दूसरे एनिमल का था, कैमल, पिग, या स्लॉटर्ड हाउस में और दूसरे जो भी एनिमल थे उनमें से मैमल का है, लेकिन एग्जैक्टली उसका सीक्वेंसिंग जो था वो ह्यूमन इंसुलिन जैसा तो नहीं होता था। एंड बिकॉज ऑफ दिस समटाइम कुछ इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमको होती थी, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स होते थे।
अगर मैं कहूं तो वहां पर इंसुलिन देने के। क्यों? क्योंकि हमारा इंसुलिन तो था ही नहीं, वो तो हमने किसी दूसरे एनिमल्स में से लिया था वहां पर। सो प्रॉब्लम यहां थी, इसका सॉल्यूशन था एक ही था कि भाई ह्यूमन इंसुलिन ही दिया जाए। अब ह्यूमन इंसुलिन कहां से दिया जाए भाई? नेचुरली ह्यूमन इंसुलिन को देना है तो हमको ह्यूमन इंसुलिन के जीन को डिकोड करना पड़ेगा, और ह्यूमन इंसुलिन के जीन को डिकोड करके और उसको आर्टिफिशियली हमको लेबोरेटरी में बनाना पड़ेगा आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। तब ही हम उस इंसुलिन को बना के और क्या कर सकते थे, किसी इंसान को दे सकते थे। अदरवाइज और कोई सॉल्यूशन हमारे पास है नहीं। तो देखो, इंसुलिन के लिए एक बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको बताऊं। इंसुलिन जो होता है हमारी बॉडी में, जब इंसुलिन प्रोड्यूस होता है बेटा, तो इंसुलिन जब पैनक्रियाज में बनता है तो प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। इंसुलिन हमारे पैनक्रियाज के अंदर प्री प्रो इंसुलिन फॉर्म में बनता है। याद नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि इट्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। ये वाली चीज आपके एनसीईआरटी में नहीं दे रखी है, नहीं याद करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्चुअली ये प्री प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, जो फिर प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट होता है, एंड देन फाइनली ये इंसुलिन में कन्वर्ट होता है। ये इंसुलिन तो होता है एक्टिव फॉर्म, और प्रो इंसुलिन और प्री प्रो इंसुलिन ये इनएक्टिव फॉर्म्स है। आपके बुक में यहां से दे रखा है प्रो इंसुलिन से, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है प्री प्रो और प्रो में। अगर आप प्रो इंसुलिन को देखो तो प्रो इंसुलिन में 3 प्रोटीन की चेन्स हैं। एक ये वाली प्रोटीन चेन है जिसको ए प्रोटीन चेन बोल रहे हैं, एक ये वाली प्रोटीन चेन है जिसको बी प्रोटीन चेन बोल रहे हैं, और एक ये यहां से यहां तक की ये प्रोटीन चेन है, एंड दैट इज व्हाट सी प्रोटीन चेन। ये सी प्रोटीन चेन है। और ए और बी आपस में एक तो सी प्रोटीन चेन के साथ जुड़े हुए हैं, और आपस में ए और बी एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से भी जुड़े हुए हैं। देखो यहाँ पर प्री प्रो इंसुलिन में। लेकिन ये प्री प्रो इंसुलिन अभी इनएक्टिव है, ये हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। तो जब ये एक्टिव होता है उस समय इसमें से ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन हट जाती है, ये निकाल दी जाती है यहाँ से। एक्टिव होता है जब ये प्रो इंसुलिन से इंसुलिन कन्वर्ट होते टाइम इसमें से ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन हट जाती है, और उसके बाद सिर्फ ए चेन और बी चेन आपस में एक दूसरे से 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की हेल्प से जुड़े हुए होते हैं। और ये एक्टिव इंसुलिन है जो यहाँ क्या करता है, जो शुगर लेवल को कम करने का काम करता है हमारे अंदर। तो बेसिकली अगर हमारे अंदर समझा जाए तो इसका मतलब एक कॉन्सेप्चुअल बात अगर मैं यहां पर कहूं तो एक सीधी सी बात है कि भाई इसका मतलब है कि हमारे डीएनए के अंदर क्या है, हमारे डीएनए के अंदर देयर आर 3 जीन्स, कोई 3 जीन्स हैं जो प्रोटीन की 3 चेन्स इंसुलिन के अंदर जो बनती है उनको बनाने का काम करते होंगे। कोई ए प्रोटीन चेन को बनाने का काम करता होगा, कोई बी प्रोटीन चेन को, और कोई सी प्रोटीन चेन को बनाने का काम करता होगा। और फिर वो प्रोटीन चेन्स आपस में क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, है ना, और आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ के और क्या करती हैं, वो ये प्रो इंसुलिन का फॉर्मेशन करती हैं, है ना। और ये इनएक्टिव, ताकि ये इनएक्टिव जब जरूरत ना हो तो इनएक्टिव फॉर्म में रहे, है ना। प्रो इंसुलिन किस लिए बनता है कि जब जरूरत ना हो उस समय ये इनएक्टिव फॉर्म में रहे वहां पर, और जब जरूरत हो तो इसमें से ये सी पॉलीपेप्टाइड चेन हट जाए और ये एक्टिव हो जाए ए और बी वाली चेन, और अब ये काम करना शुरू हो जाए वहां पर। ये ए एंड बी जो है दे स्टार्ट वर्किंग, है ना। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स यहाँ पर है, ओके, यहाँ पर भी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है, तो ये ध्यान रखना। अब लेकिन एक चीज समझना, कोई एक एक्स इंसान है, उस एक्स इंसान को इंसुलिन की डेफिशिएंसी है, इंसुलिन डेफिशिएंट है वो, तो बताओ उसको अगर इंजेक्शन देना है मेरे को, तो उसको इंजेक्शन प्रो इंसुलिन का देना है या इंसुलिन का देना है मेरे को? अगर मेरे को इसका इंजेक्शन देना हो तो इंसुलिन का देना चाहिए या प्रो इंसुलिन का? बॉडी में प्रो इंसुलिन डालूं फिर उसके एक्टिव होने का इंतजार करूं, या उसको शुगर की, क्योंकि शुगर का लेवल इम्बैलेंस है तो उसको इंसुलिन ही दूं? सीधी सी बात है, उसको सिर्फ इंसुलिन देना है मेरे को, तो एक्टिव फॉर्म देनी है, एक्टिव फॉर्म देनी है। यानी मेरे को किस पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मेरे को आरडीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मैं कैसे इस ए और बी पॉलीपेप्टाइड चेन को बना सकता हूं।
तो देखो कैसे बनाया गया होगा, समझना आर्टिफिशियली कैसे ये जो इंसुलिन है ये बनाया गया होगा, इस चीज को हम समझें। तो खोज चालू हुई होगी भैया कि इंसुलिन के जीन कौन से हैं बताओ, ये डीएनए ह्यूमन डीएनए, और इस ह्यूमन डीएनए में से क्या हुआ होगा कि भाई ये वाला जो जीन है भाई इंसुलिन का है, और ये जीन जो है इंसुलिन का है, ये जीन भाई इंसुलिन का है, ये ए, ये बी और ये सी। मेरे को क्या चाहिए भैया, ए और बी चाहिए। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से ये ए जीन निकाला गया होगा बाहर, ये बी जीन निकाला गया होगा बाहर, है ना, ये बी और ए जीन। इस ए जीन को किसी एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए के अंदर डाला गया होगा, है ना, और इस बी जीन को किसी दूसरे रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ डाला गया होगा, क्योंकि दोनों दो अलग अलग प्रोटीन चेन बनाएंगे ना, तो दो में डालना पड़ेगा ना। तो इसको इसके साथ डाला गया, इसको इसके साथ, और इससे आरडीएनए बनाया और इससे आरडीएनए बनाया। एक आरडीएनए ए प्रोटीन ए जीन वाला, एक आरडीएनए बी जीन वाला। अब इस आरडीएनए को किसी बैक्टीरिया के अंदर, कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया के अंदर डाला गया होगा, और इस आरडीएनए को किसी कॉम्पिटेंट बैक्टीरिया के अंदर डाला गया होगा, और अब इन दोनों बैक्टीरिया को कल्चर मीडियम में मतलब यानी बायोफर्मेंटर्स में, है ना, वहां पर रॉ मटेरियल क्या, वो सारे अमीनो एसिड्स जो ए प्रोटीन चेन के लिए चाहिए वो यहां डाले गए होंगे, और जो बी प्रोटीन चेन के लिए चाहिए होंगे वो सारे यहां डाले गए होंगे। और इस तरह से इन बैक्टीरियाज ने यहां पर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू क्या बनाना शुरू किया होगा, ए प्रोटीन चेन, और इस बैक्टीरिया ने यहां क्या बनाना शुरू किया होगा, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बी प्रोटीन चेन्स बनाना शुरू किया होगा। लेकिन अभी भी क्या है, ए चेन एंड बी चेन मिल गई मेरे को। अब ये लो साहब, ये ए चेन, इसको हमने आइसोलेट किया, ए चेन, ये आइसोलेट किया बी चेन। लेकिन यहां क्या हुआ, एक चीज समझना, क्योंकि ये जीन कहां इंट्रोड्यूस किया गया था, ए जीन, और ये यहां पर बी जीन कहां इंट्रोड्यूस किया गया था, ये अगर याद हो तो PBR 322 के अंदर जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाला जो जीन था ना, ध्यान आ रहा है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के दौरान बताया था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, है ना, उस बीटा गैलेक्टोसाइडेज वाले जीन में डाला गया था। तो जब इससे ये ए प्रोटीन चेन और बी प्रोटीन चेन जब बनी, उसके साथ साथ एक छोटी सी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की चेन भी बनती है इसमें, यहां पर भी बीटा गैलेक्टोसाइडेज की एक चेन बनती है दोनों में ही, यानी कल्चर मीडियम में इसमें भी बन रही है, इसमें भी बन रही है। अब हमारे लिए ये इसका तो कोई रोल ही नहीं है, इसको तो हटाना है, इसको हटाना है, इनको हटाना है। तो क्या करा हमने, यहाँ पर कुछ ऐसे केमिकल्स डाले जो इनको डाइजेस्ट करके इस बीटा गैलेक्टोसाइडेज की स्मॉल चेन्स को क्या करे, हटा दे, डाइजेस्ट कर दे। क्या डाला भाई, यहां पर डाला गया साइनोजन क्लोराइड। और ये साइनोजन क्लोराइड जब हमने यहां डाला, या साइनोजन ब्रोमाइड हमने जब यहां डाला, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इन साइनोजन ब्रोमाइड या साइनोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड ज्यादा प्रीफर करते हैं हम, है ना, और उन्होंने इसकी इन बीटा गैलेक्टोसाइडेज चेन को, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज चेन जो थी, ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज चेन जो थी, उनको डाइजेस्ट कर दिया। नाउ अब हमारे पास सिर्फ ए और बी प्रोटीन चेन है, और अब मेरे को क्या करना है, इस ए और बी प्रोटीन चेन को जोड़ना है बस, यहां पर किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। तो मैंने इन कल्चर मीडियम में अब क्या लिया, ऐसे सब्सटेंसेस डाले, सल्फर कंटेनिंग सब्सटेंसेस डाले जो यहां इंड्यूस करें क्या, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बनना ए और बी के बीच में। और इस तरह से वहां पर ये एक एक्टिव इंसुलिन बनके मेरे पास तैयार हो गया, जिसको मैं अब क्या कर सकता हूं, प्योरिफाइड करके, प्रोसेस करके और मार्केटिंग कर सकता हूं। एंड दैट इज व्हाट, दैट इज ह्यूमुलिन। तो इस तरह से ये ह्यूमुलिन जो है बनाया गया था। दिस इज द प्रोसेस, ठीक है साहब। किसने बनाया था, तो एक अमेरिकन कंपनी थी जिसका नाम था एली लिली, ठीक है। तो इस एली लिली ने 1983 के अंदर ह्यूमन इंसुलिन जो है सिंथेसाइज करना शुरू किया था बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मार्केट में ये 1992 में, मैंने आपको कहा था, ध्यान हो तो, कि उस समय तक आना शुरू हुआ था, पर उससे पहले एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, ठीक है। क्वेश्चन आया सर, ये इंसुलिन का जीन जो आप कह रहे हो कि ये ए जीन निकाला और ये बी जीन निकाला, ये जीन निकाले कहां से थे, कहां से लिए थे? तो these genes were taken from the healthy leukocyte cells of the humans.
ल्यूकोसाइट सेल WBC में न्यूक्लियस है तो डीएनए है, डीएनए तो उसके अंदर जीन भी है, ठीक है। तो वहां से ल्यूकोसाइट सेल्स में से वो जीन निकाले गए थे और फिर उससे ये डीएनए टेक्नोलॉजी से हमने क्या करा था, यहां पर ये इंसुलिन बनाया। अब यहां इंसुलिन के बारे में अगर कभी कोई पूछ ले थोड़ा बहुत, हालांकि इट्स नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी तो शायद नहीं पूछे, लेकिन अगर कभी कोई पूछ ले कि इंसुलिन के बारे में, तो एक खास बात कि प्री प्रो इंसुलिन जो होता है ना, उस प्री प्रो इंसुलिन में एक सी चेन भी होती है ना, मैंने कहा था ABC, लेकिन एक्टिव जो फंक्शनल इंसुलिन है उसमें सिर्फ A चेन है और B चेन है। क्वेश्चन आए सर A चेन में कितने अमीनो एसिड है, तो हमने कहा भाई 21 अमीनो एसिड्स की चेन होती है ये, और B चेन कितने की होती है, 30 की। यानी इसका मतलब मैच्योर इंसुलिन या एक्टिव इंसुलिन जो होता है वो कितने अमीनो एसिड का होता है बना हुआ, 51 अमीनो एसिड्स का होता है, टोटल 51 अमीनो एसिड्स का, ठीक है। लेकिन ड्यूरिंग द जब प्री प्रो इंसुलिन प्रो में कन्वर्ट होता है, ये प्री प्रो जब प्रो में कन्वर्ट होता है, तो इसमें से देखो ये एक स्मॉल चेन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ये जो यहाँ पर ये हटा दी जाती है, जो कितने अमीनो एसिड की होती है, 23 की। फिर जब ये प्रो इंसुलिन इंसुलिन में कन्वर्ट होता है तो ये सी चेन हटा दी जाती है, एंड दिस सी चेन इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 53 एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, वो हटा दी। और इस तरह से अब जो बचती है ये ए और बी, तो ए 21 अमीनो एसिड की चेन होती है और बी जो है वो 30 अमीनो एसिड की चेन होती है, और इस तरह से ये यहाँ पर एक फंक्शनल या मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है। दिस इज अबाउट द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ये मेडिसिन की फॉर्म में इसका यूज है।